41 सीटों में बिहार की 6 सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। पिछले चुनाव में जेडीयू और बीजेपी एक साथ थे। इन 6 सीटों में से 4 सीट उन्हीं के कब्जे में गई थी, जिसमें 2 बीजेपी ने जीती थी और 2 जेडीयू ने जीती थी। हम सीधे पटना चल रहे हैं। रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, प्रकाश झा भी मैदान में, और हमें याद है जब उन्होंने सत्याग्रह बनाई थी तो हमने उनसे पूछा था, आप तो 2 बार हार चुके हैं आगे, उन्होंने कहा था बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैदान में है। बहरहाल, लेकिन जानकारी क्या निकल कर आ रही है? खासतौर से वैशाली पर सबकी नज़र है, सिवान पर नज़र है, गोपालगंज पर नज़र है। रोहित, जी रोहित, हमारी आवाज़ अब तक आ रही है? सबसे पहले वैशाली की बात करें तो सबसे अभी जो 6 कॉन्स्टिट्यूंसी जहां आज वोटिंग हो रही। जी प्रसून जी, आवाज़ आ रही है आपकी? जी कहें। जी कहें, आप जो कर रहे हैं। जी प्रसून जी, मैं बात कर रहा था कि वैशाली की जो सबसे हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां 6 जगहों पे चुनाव होने वाले हैं। खासकर रघुवंश प्रसाद सिंह जो आरजेडी के हैं, वो 6ठी बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 5 टर्म से यहां पे वो एमपी यहां पे रहे हुए हैं, और खासकर उनको जो टक्कर दे रहे हैं वो यहां बीजेपी के नहीं बल्कि एलजेपी के कैंडिडेट रामा किशोर सिंह हैं। वो भी एक राजपूत से कम्युनिटी से आते हैं, तो जाहिर सी बात है जो लगता है कि राजपूत का वोट जो है वो रघुवंश प्रसाद सिंह और रामा किशोर सिंह के बीच बढ़ सकता है। और साथ ही अन्नू शुक्ला मैदान में है, जो कि बाहुबली नेता है, जो मुन्ना शुक्ला उनकी पत्नी है। वो जेडीयू से विधायक है यहाँ लालगंज से, लेकिन जब उनको टिकट नहीं दिया नीतीश कुमार ने यहाँ से, तो उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी और इंडिपेंडेंट ही मैदान में चुनाव लड़ रही हैं। और जेडीयू के जो है यहाँ से विजय साहनी चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक जात से मल्ला है। तो बहुत ही एक चौतरफा यहाँ पे चुनाव देखने को मिल रहा है वैशाली में। और खासकर अगर जहाँ प्रकाश झा की बात करें, वो भी पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ रहे हैं। एलजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं 2009 में। उसके बाद वहाँ से बुरी तरीके से हारने के बाद उन्होंने एक तरीके से कसम खाई थी कि अब आइंदा चुनाव में कभी हिस्सा नहीं लेंगे इस प्रक्रिया में। लेकिन इस बार भी नीतीश कुमार की पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने उनको मना लिया था चुनाव लड़ने के लिए, वो तैयार नहीं थे, वैसे चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे। तो काफ़ी अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक बात है विकास की, ये चुनाव जो बिहार में शुरू हुआ था, वोटिंग जो शुरू हुई थी, वो विकास के मुद्दे पे ही शुरू हुई थी। लेकिन जैसे जैसे दूसरा तीसरा चरण होता चला गया, जाति के आधार पर ही वोटिंग हो रही है। और जो डेवलपमेंट का जो मुद्दा है, वो एक तरीके से लग रहा है बैक सीट लेता नजर आ रहा है, क्योंकि आरजेडी और जो लालू प्रसाद यादव है, उनके लिए एक तरीके से रिवाइवल रहा है ये पूरा चुनाव। और अब जो मुख्य जो यहाँ पे प्रतिद्वंदी नजर आ रहे हैं बीजेपी के, वो लालू प्रसाद नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार नहीं। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार का जो डेवलपमेंट एजेंडा था, डेवलपमेंट प्लान था, वो उसे कहीं ना कहीं वोटर जो है अभी इस फिलहाल दरकिनार कर रहे हैं और जाति के आधार पर ही वोट कर रहे हैं। और जो पिछले साल इनफैक्ट 2013 में जो बीजेपी से अलग हुए थे नीतीश कुमार, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनको लग रहा है इन चुनावों में भुगतना पड़ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन गड़बड़ाया है, क्योंकि चुनाव की दृष्टि से ही महादलित नीतीश कुमार ने बनाया था। प्लैंक उनका जो भी हो, जातीय आधार वह भी देख रहे थे। तो ये जातीय समीकरण बदल रहा है, टूट रहा है, या फिर बीजेपी के हक में जा रहा है क्योंकि गठबंधन टूट गया? जी देखिए, 2000 इनसे बात करें अगर 2005 में जब यहाँ पे सरकार बनी थी नीतीश कुमार की, एनडीए की सरकार थी, जो बीजेपी और जेडीयू साथ में, तो एक बहुत ही पोटेंट और फॉर्मिडेबल एक कॉम्बिनेशन था। क्योंकि माना जाता है कि बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो फॉरवर्ड क्लास के लोग होते हैं, उच्च जाति के लोग होते हैं, और जो नीतीश कुमार यानी जेडीयू की पार्टी से वो दलित, महादलित और बहुत सारे जो ओबीसीज हैं वो उनको वोट करते थे। बहुत ही एक पोटेंट एक फोर्स बना हुआ था। लेकिन और इसके चलते हमने देखा था कि 2005 के चुनाव में भी असेंबली इलेक्शंस में एनडीए को बहुत अच्छे नंबर्स आए थे। 2009 में भी अच्छे नंबर्स आए थे। 2010 में तो कमाल ही हो गया था, करीब 243 जो असेंबली सीट्स उसमें से 210 पे एनडीए को जीत मिली थी। लेकिन जब से ये कॉम्बिनेशन टूटा है, एक तरीके से लग रहा है इसका दुष्प्रभाव नीतीश कुमार पे ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो एक हवा बताई जा रही है उसके ऊपर बीजेपी को वोट तो मिल रहे हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो नीतीश कुमार को उठाना पड़ रहा है। जनता उनसे नाराज़ है। हमने लोगों से बहुत जगह बात की है, वो कहते हैं कि नीतीश का जो गठबंधन तोड़ने का फैसला था वो सही
नहीं है और इस बार वो किसी नेशनल पार्टी को वोट करना चाह रहे हैं। कहते हैं कि वोट वेस्ट नहीं करना चाहते किसी भी क्षेत्रीय दल को देकर। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़े जो इसमें नुकसान जो पूरे चुनाव में बिहार में है वो नीतीश कुमार के लिए है और सबसे बड़े जो हीरो अगर कहें जो सामने नजर आए हैं वो लालू प्रसाद है। चलिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भी देख पा रहे हैं कि नीतीश कुमार के उम्मीदवार कहीं रेस में मौजूद नहीं है, चाहे वो पश्चिमी चंपारण हो, प्रकाश झा तीसरे चौथे नंबर पर हैं, वैशाली का जिक्र हम कर रहे थे, फर्स्ट पब्लिक माना जाता है ये, और रघुवंश प्रसाद सिंह और रामा किशोर सिंह। सिवान एक सीट है जहां पर मोहम्मद शाहबुद्दीन बाहुबली साथ में कहीं बहुत कद्दावर नेता के तौर पर अपराध की जगत से राजनीति में कूदे, तो इस बार उनकी पत्नी लड़ रही है हिना शहाब, जो कि आरजेडी की उम्मीदवार हैं। पोएटिक जस्टिस है क्या ये शशिशेखर जी? नीतीश का ढलाओं पर होना, लालू का उदय होना, लालू का नाम विरोध करते हुए नीतीश का सत्ता में आना, ये सब कुछ हम नई परिस्थिति में देख पा रहे हैं। जो गंगा यमुना का दुआब है वो बहुत आश्चर्य देता है राजनीति में अनादिकाल से। आप जरा ये देखिए कि पिछली बार लालू यादव ने अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, क्या हुआ था उनका। इस बार वो कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, उनका रिवाइवल आश्चर्यजनक तौर पर हुआ है। लेकिन दो बातें जो पिछली बार राम कृपाल जी कह रहे थे हम लोगों ने बंगाल के सिलसिले में की थी, हम लोगों को दो चीज़ें बिल्कुल साफ लग रही हैं इस चुनाव से। अगर मोदी का रिवाइवल हुआ है, मोदी के आगे आने से एक राष्ट्रीय पार्टी का और एक राष्ट्रीय गठबंधन का महत्व बढ़ा है, तो आप ये तय जान लीजिए कि जो निचले स्तर पर राजनीति होती रही है उससे लोकसभा चुनाव में कम से कम लोगों ने देश के लिए वोट करना शुरू किया है। जैसे आप हिना शहाब की बात सुनिए, सेवा भाव, बेरोजगारी, बालिकाओं के संग दुराचार, इस तरह के शब्द हिना शहाब जब बोल रही हैं तो मुझे लगता है कि एजुकेशन एक इस तरीके से हो रहा है कि नेताओं को भी अपनी बोली और बानी बदलने में ज़रूरत महसूस हो रही है उनको। हम फिर बीएचयू चल रहे हैं। अंजना, हम लगातार एक चीज़ देख रहे हैं, देश के किसी भी हिस्से में जाते हैं वहाँ नरेंद्र मोदी की सियासत हवा में नजर आती है और उम्मीदवार मायने नहीं रखता है, मोदी मायने रखते हैं। लेकिन अब बनारस में है जहाँ उम्मीदवार भी मोदी हैं, लेकिन वहाँ पर जब जाते हैं तो एक दूसरी परिस्थिति नजर आती है जिसमें लगता है कि वाकई नरेंद्र मोदी बनारस में सिर्फ एक उम्मीदवार हैं। ये उनका कद बनारस पहुँचते पहुँचते वो औरा सिमटता भी है, ये भी एक दूसरा सच है। तो बनारस के इर्द गिर्द जो आपके युवा तबका है मौजूद है, वो किस रूप में आने वाले वक्त में राजनीति को देख रहा है? कुछ बदलाव है, परिवर्तन है, सिर्फ विकास का मतलब रोड सड़क पानी है, या फिर वो मान रहा है कि जी नहीं, बहुत थक गए थे, गुस्से में थे, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है? इन सबके बीच सबसे ज्यादा हावी यहाँ पर प्रसून लोकतंत्र में भागीदारी है। कहना मुश्किल है वोटर आई कार्ड ज्यादा चमक रहा है धूप में या चेहरे। देखिए आप जिस जोश के साथ यहाँ पर युवा हैं और अपने वोटर आई कार्ड दिखाने के लिए बेताब थे, इतनी देर से इंतजार कर रहे थे कि कब कैमरा यहाँ पर आए और वोटर आई कार्ड, और ये जोश सिर्फ इनमें ही नहीं, प्रोफेसर्स में भी तमाम है, यहाँ के तमाम लोगों में है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को लेकर, हालांकि अगर ये कैमरा यहाँ से एक हिस्से से दूसरे में पैन होगा तो कौन सा रंग हावी दिख रहा है ये भी आप देख लेंगे बीएचयू में। प्रतीकात्मक रूप से अगर उसको समझने की कोशिश करें तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पर मौजूद लोगों से, ये जो लोकतंत्र में राजनीति आगे बढ़ती हुई दिख रही है, बीएचयू का एक स्टूडेंट, एक युवा जो माना जाता है कि पारखी नजर रखता है, समझ रखता है, क्या देखता है, किधर जाते हुए देखता है? हम लोग एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं और हम लोगों ने पहली बार मतदान किया है और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे भारत का विकास हो, हमारे भारत का भी नाम पूरे विश्व में रोशन हो। वोट डालने के पहले रात भर सोचे थे? ये हमने रात भर सोचा था, हमने सब उम्मीदवार के बारे में जानकारी ली थी? हमने सब उम्मीदवार के बारे में जानकारी ली थी और हमने उसी उम्मीदवार को वोट दिया है जो हमारे भारत की तकदीर और तस्वीर को बदल सकता है। आपको क्या लगता है जिस तरह से अब भागीदारी बढ़ रही है और आप तो बहुत पुराने वक्त से देख रहे हैं बीएचयू और उसके ट्रेंड को, उसके तरीके को, कैसे आते हैं, क्या ये भी एक वजह है कि नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना और मीडिया का इस तरह से छा जाना लोगों को आकर्षित कर रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी तो एक फैक्टर हैं जिसको आप मीडिया से का फैक्टर आप कहिए या जनता का फैक्टर कहिए, मैं तो इसे जनता का फैक्टर मानता हूँ। दूसरी बात ये जो विशेष रूप से इस बार हुई है कि सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने, चाहे वो आप हो, कांग्रेस हो, सभी ने ये प्रयास किया है घर घर जाके मतदाताओं को कि आप जाएं, वोट जरूर दें। लेकिन बनारस इस तरह से जुड़ा है कमलापति जी के बाद, क्या इस तरह से लोग निकले थे? क्या उन्हें लगा था कि हम इस बार ऐसे व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं जो वहां तक पहुंचेगा, दिल्ली तक? एक उम्मीद जरूर लोगों में जगी है कि शायद भारत के संभावित प्रधानमंत्री को हम मत देने जा रहे हैं, या हम संभावित प्रधानमंत्री के बारे में सोच रहा है भारत, बनारस खासकर। तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा जो युवा है
जो बेरोजगारी से इतना त्रस्त है। बीएचयू से हमारे 20,000 लड़के डिग्री लेके जा रहे हैं, उनमें 2,000 को भी नौकरी नहीं मिल रही है। उनको जब हम सड़कें पे देखते हैं तो हमें अपने पे तकलीफ होती है कि हम कैसे विद्यार्थी पैदा कर रहे हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिले। में भी हम लोग यही गिन रहे थे कि अगर तमाम फील्ड्स में पत्रकारिता से लेकर तमाम जगहों पर आप देखें तो बीएचयू से कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई इस मकाम तक पहुंचे। आप लोग इस भागीदारी पर क्या कहेंगे, राजनीतिक भागीदारी जो होनी चाहिए? मैम, जहाँ तक राजनीतिक भागीदारी की बात है तो युवा तो इस मतदान में पूरी तरह तैयार है और वो ठान चुका है कि उसे देश में कि देश को क्या दिशा देनी है। और जहाँ तक बीएचयू की बात है, बीएचयू के बाहर निकल रहे हैं, जरा अनुराग के पास चल रहे हैं। अनुराग, वहाँ का युवा क्या सोच रहा है? आपके इर्द गिर्द भी युवाओं की हम भीड़ देख रहे हैं। प्रसून, बिल्कुल बहुत भीड़ है इस वक्त, बूथ पर भी बहुत भीड़ लगी है। और दूसरी तस्वीर मैं एक दिखाना चाहता हूं कि किस तरह का उत्साह है, लगातार ये बात हो रही है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी यहां पर वोट डालने पहुंच गए हैं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वोटर आईडी लेकिन उनके पास है। वो चाहते हैं कि उनका वोट कास्ट होना चाहिए। किस तरह से होगा, क्या समाधान निकलेगा, प्रशासन को ये देखना है। क्या आप लोगों की शिकायत, आप तमाम लोग जुटे हैं यहाँ पर? वोटर आईडी होने के बावजूद भी लिस्ट में हम लोगों का नाम नहीं है। ये सिस्टम इतना चौपट है कि जो जिनकी मृत्यु है 2007, 8, 6 में हो चुकी है, उनका नाम अभी भी आ रहा है, लेकिन अभी जो मौजूद हैं उनका लिस्ट में नाम नहीं है। ये सिस्टम ऐसा क्यों? लेकिन हम ये देख रहे हैं, इस बार उत्साह देख रहे हैं। अमूमन वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है, लोग वापस चले जाते हैं, वोट नहीं डालते हैं। आप लोग यहाँ जमे हुए हैं कि आपको वोट डालना है, इस बार क्या एक बहुत उत्साह है? हाँ, हम जमे हुए वोट डालने के लिए। हम सुबह से परेशान हैं। सुबह से परेशान हैं और लगातार ये तादाद इस तरह के लोगों की बढ़ रही है। प्रसून, यहाँ पर युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं और बहुत से लोग ऐसे पहुंच रहे हैं वोटर आईडी लेकर के इस जिद के साथ कि वोट डालना है। लेकिन इस समस्या का समाधान फिलहाल होते हुए नजर नहीं आ रहा है। तमाम लोग हमारे साथ, बहुत से युवा भी मौजूद हैं। आप लोग क्या वोट कास्ट करके आए हैं? जी जी जी। किस तरह का मतदान चल रहा है अंदर? बहुत अच्छा मतदान चल रहा है, लोग काफी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। और अभी मैं नया फर्स्ट टाइम वोट किस बात को लेकर निराश हैं? आप कह रहे हैं निराशा भी है। देखिए, अंदर तो ऐसा है कि जब 5 आदमी जहाँ तक खड़े बहुत समय लगा रहे हैं वो देने में, जो आप क्या पर पूछेंगे, जब आईडी आपके सामने हो तो आप देखेंगे ना उसमें क्या खड़ी पूछेंगे इसमें क्या है, इसमें क्या है। चलिए, सब चीजों को लेकर बहुत सख्ती भी है प्रसून, और वो नजर भी आ रहा है। यहाँ पर मतदान धीरे चल रहा है, ये शिकायत है, कह रहे हैं तमाम चीजें पूछी जा रही हैं। एक चीज बताइए, 2 चीज बताइए, क्योंकि आप समझ सकते हैं किस तरीके का महामुकाबला यहाँ पर है। एजेंट चुस्त दुरुस्त हैं, सब पूरा प्रशासन पंजे पर खड़ा है और उसी तरीके से यहाँ पर तस्वीर नजर भी आ रही है। सीधे वैशाली चल रहे हैं जहां सुजित मौजूद हैं। सुजित, महत्वपूर्ण है यह सीट कई मायनों में। एलजेपी के हैं उम्मीदवार और सामने खड़े हैं पुराने वही शख्स लालू प्रसाद यादव के दाएं बाएं हाथ, जो भी कह लीजिए। लेकिन क्या है स्थिति वोटिंग पैटर्न को लेकर वहां पर? देखिए प्रसून, वोटिंग पैटर्न जैसा कि आप पिछले हम लोग कई चरणों से देख रहे हैं, पूरी तरह से जातिवाद पर आधारित हो चुका है इस बार ये वोट। और रघुवंश प्रसाद सिंह लगातार 5 बार यहां से जीत चुके हैं और 6ठी बार यानी छक्का लगाने के फिराक में है वो। तो जो वोट बैंक लालू के साथ चला आ रहा है, जो यादव हैं, मुस्लिम हैं, उनको वोट मिल रहा है। साथ में वो राजपूत, खुद राजपूत जाति के हैं तो उनका भी वोट मिल रहा है। और एक और है कि जो नरेंद्र मोदी फैक्टर है वो भी जो रामाकिशोर सिंह है यहाँ पर। एक मिनट सुजीत, एक मिनट जरा। बनारस से आवाज आ रही है कि केजरीवाल वहां कुछ कह रहे हैं। गिरा दिए हैं। देखिए, हमारे जाते जाते वो चले गए। हाँ सुजीत, जारी कीजिए अपनी बात। जी, तो वो वोट बैंक जो है लालू का, वो रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ है। मोदी के फैक्टर आने की वजह से जो रामा सिंह हैं, जो एलजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको भी वो सेध लगाने में, जो उनका एक वोट बैंक है राजपूत का, उसमें लगाने में वो कामयाब हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो मुकाबला है वो रघुवंश प्रसाद सिंह और रामाकिशोर सिंह तो है ही। जनता दल यू के विजय साहनी हैं और एक और महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं यहाँ पर अनु शुक्ला, जो कि जनता दल यू की विधायक थी, वो लालगंज से। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देके, विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देके निर्दलीय अपना पर्चा भरा है। वो फिर रोक रहे हैं आपको, देख सुन आवाज आ रही है। केजरीवाल फिर कुछ कहना चाह रहे हैं। होगी और मैं देश में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अपने घरों से निकले, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालें और सच्चाई और ईमानदारी के लिए वोट डालें। भाजपा की तरफ से गड़बड़ी की आशंका आज आपको है?
देखिए अब शाम तक पता चल जाएगा। केजरीवाल जी एक सवाल, जहाँ रुके हुए हैं टिके हुए हैं, विवाद खड़ा हो गया है। नहीं, विवाद नहीं है, बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई चुनाव प्रचार नहीं करता तो किसी के भी घर में रुक सकता है वो मेहमान के तौर पे, तो कोई भी चुनाव प्रचार नहीं कर रहा, कहीं चुनाव प्रचार की कोई घटना सामने नहीं आई है। केजरीवाल जी, नरेंद्र मोदी 100 मीटर दूर अपने बूथ से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इतना बवाल मचा। अजय राय जी अपने बूथ के अंदर घुस करके और 10 मीटर की दूरी पर सारे प्रेस वालों से बात किया है और पंजा लगा करके बात किया है। क्या ये शिकायत योग्य है? गलत चीजें हैं ये सब, शिकायतें वगैरह तो होती रहेंगी, लेकिन अगर इस तरह से नेता खुलेआम कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अब चुनौती किससे मान रहे हैं? आज 3 दिन है, आज भ्रष्टाचार और महंगाई से चुनौती है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है या किससे मुकाबला है आपका? नहीं, त्रिकोणीय तो कहाँ है जी, अब अजय राय जी तो कहीं है ही नहीं। तो आप किसको मानते हैं नंबर 1? मुझे लगता है कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी से है, और अब जो पिछले 3 दिन से माहौल बदला है, अब तो सारे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं। मैं भी जा रहा हूँ मुस्लिम समाज पर। अब देखिए, कुछ मैं बोल दूंगा फिर आप लोग कहेंगे गड़बड़ बोल दिया। बनारस